अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम व्हेन कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? बेसिकली हम एटम के बारे में बात करते हैं। एटम क्या है? एटम जो है वो बहुत छोटी चीज़ है। एटॉमिक मास को हम वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास बेसिकली क्या है कि एटम का वेट है। एटम इटसेल्फ क्या है? वो बहुत एक छोटी और लाइट वेटेड चीज़ है, ठीक है। तो उसको वेट करने के लिए कोई भी तराजू अभी तक ईजाद नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि जॉन डाल्टन ने इसको डिस्कवर किया। जॉन डाल्टन ने क्या किया कि जॉन डाल्टन ने कार्बन लिया, यानी कि कार्बन 12 कि कार्बन के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट्स को वेट करना शुरू कर दिया ताकि उसका एटॉमिक मास यानी कि उसका वेट पता लग सके। इस एलिमेंट का ये एटॉमिक मास है, ठीक है। क्या हुआ? मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। तो हम हाइड्रोजन 1 लिखते हैं और कार्बन का क्या होता है? 12। तो उन्होंने क्या किया कि कंपैरेटिवली चीज़ें वेट करना शुरू कर दी ताकि हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ सके। क्या मतलब कि हाइड्रोजन का जो है हमारे पास 1 होता है, ठीक है, और कार्बन का क्या होता है? 12 होता है। तो इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो क्या होगा? 1:12 होगा। तो उससे हमें क्या पता लगा कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से 12 टाइम्स होता है, ठीक है। तो हमें इससे पता लग गया कि हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मास 1 होता है और कार्बन का 12 होता है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो उसको हम किस में लिखते हैं? AMU इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा हुआ होगा उसका यूनिट डेफिनेटली AMU होगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अभी हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पढ़ लिया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लिया, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या होता है? 35.5 AMU। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा कि हम कोई भी एलिमेंट को अगर कार्बन से कंपेयर करें तो उसका वेट हम नाप सकते हैं अब, ठीक है। तो चलते हैं और अपनी सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं। वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको बैलेंस इक्वेशन वाली वीडियो के अंदर सब बताया था कि एटम क्या होता है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके यहाँ पे लिंक कहीं आ रहा होगा तो वो उसमें जाके देख सकता है। एलिमेंट पढ़ना किस तरह से सीखे थे, एलिमेंट के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स का क्या रिलेशन था, तो वो उसमें जाके देख सकता है, ठीक है। चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे, अपने टॉपिक पे। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास बेसिकली सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि ऑल एलिमेंट मींस कोई कंपाउंड होगा डेफिनेटली जिसके अंदर 1 से 2 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्या होता है? चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें क्या बता रहे हैं? ये कौन सा कंपाउंड है? HCl मींस H, कैपिटल H, वही वाली बात, कैपिटल H यानी कि अलग एलिमेंट, और Cl आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल l और कैपिटल C जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो यही था कि कैपिटल C और स्मॉल l यानी कि एक एलिमेंट। तो ये क्लोरीन को शो करता है। तो HCl H का अभी हमने पढ़ा एटॉमिक मास क्या होता है? 1, और क्लोरीन का भी हमने पढ़ा 35.5। 1 + 35.5 हमारे पास आंसर क्या आता है? 36.5 AMU। ये क्या हुआ? HCl का मॉलिक्यूलर मास हुआ। ये आपको यहाँ पे निकालना भी बता दिया मैंने कि मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर। थर्ड डेफिनेशन हमें क्या शो करती है? कौन सी है? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट मीन्स क्रिस्टल्स। अच्छा, यहाँ पे क्रिस्टल्स लिखा हुआ है। अगर हम देखें अपनी लास्ट डेफिनेशन को तो वो ऑलमोस्ट सेम है इस डेफिनेशन से। सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है? ये क्रिस्टल का, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो फार्मूला मास एक ऐसी चीज़ है जो कि सिमिलर है मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। क्या फ़र्क होता है और ये फ़र्क क्यों होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं पहले फार्मूला मास को कंप्लीट कर लेते हैं। फार्मूला मास की डेफिनेशन हमने देख ली है, फार्मूला मास की एग्जांपल देखते हैं। फार्मूला मास किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का किस तरह से निकालते हैं।
तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि हमें कौन सा कंपाउंड गिवन है फिलहाल। NaCl। जिन बच्चों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है कि हमने स्मॉल लेटर के साथ कैपिटल लेटर्स को एक एलिमेंट कंसीडर करना सीखा था, तो उनको पता होगा कैपिटल N के साथ स्मॉल a और कैपिटल C के साथ स्मॉल l क्यों लिया है और ये दो एलिमेंट में क्यों काउंट कर रही हूँ। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है NaCl, यानी कि Na शो सोडियम एंड Cl शोज क्लोरीन। ठीक है, तो NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? Na का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है 23, और क्लोरीन का अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था 35.5। तो हम क्या करेंगे, Na यानी कि Na का 23 बीच में प्लस आता है और क्लोरीन का 35.5, इन दोनों को जब ऐड कराया तो हमारे पास क्या आंसर आया 58.5। यूनिट हम वही लगाएंगे AMU जो हमने मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज़ करी थी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, फार्मूला मास भी समझ लिया हमने और मॉलिक्यूलर मास भी समझ लिया। अब एक सवाल पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जब सेम है तो हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, इनके अलग अलग क्यों नाम है और इनका मेथड सेम क्यों है। अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि किसका फार्मूला मास निकालना है और किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो चलते हैं इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं अभी। तो हम अब आ गए हैं उस टॉपिक को कवर करने के लिए जो अभी हमारे सामने आई थी परेशानी कि हम मॉलिक्यूलर मास कब निकालेंगे और फॉर्मूला मास कब निकालेंगे। ठीक है, इसको अभी हम दूर कर लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा या फॉर्मूला मास निकलेगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला मास का वर्ड यूज़ कर लेते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास का, कि जिन बच्चों ने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हुआ है तो उनको फार्मूला मास थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा, और फार्मूला मास जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको मॉलिक्यूलर मास शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, जिन्होंने दोनों पढ़े हुए हैं उनके लिए वेल एंड गुड। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये दोनों चीज़ें एक साथ समझ आ जाएंगी तो उनको दोनों ही टर्म्स परेशान नहीं करेंगी। तो चलते हैं इस टर्म्स को गौर से देखते हैं। कंपाउंड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है लेकिन हमें एक दफ़ा रिमाइंड कराना था। कंपाउंड हमारे पास आयनिक होते हैं और कोवेलेंट होते हैं। कंपाउंड की दो टाइप क्लियर हो गई। कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? उनकी पहचान क्या होती है? वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट, और वो क्या क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको भी दूर करते हैं। हमें इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि हम हर एलिमेंट के बारे में पता कर सकें कि ये कंपाउंड हमारा क्रिस्टल फॉर्म करेगा या मॉलिक्यूल। उस परेशानी को भी साइड पे कर देते हैं और उससे भी इजी चीज़ सीख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर मेटल यूज़ हुआ है या नॉन मेटल। ठीक है, तो अगर मेटल यूज़ हुआ होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? क्रिस्टल। क्रिस्टल वाले कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। जो भी क्रिस्टल फॉर्म करेंगे वो आयनिक। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमें पता लग गया कि नॉन मेटल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होंगे, और मॉलिक्यूल जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेट करता है। ठीक है, उससे भी इजी कर देते हैं कि हम इस झंझट में नहीं पड़ते कि ये क्रिस्टल फॉर्म करेगा या मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ये इसमें मेटल यूज़ हुआ है या नहीं मेटल यूज़ हुआ। तो हम इससे भी ईजी चीज़ सीख लेते हैं। हमें एलिमेंट पढ़ने आते हैं, हमें उनके नाम पता है, तो हम उनको प्रोनाउंस करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? प्रोनाउंस करके देखेंगे। उसके अंदर अगर यम आ रहा होगा, इट साउंड लाइक यम, तो वो जो है हमारे पास मेटल हो। वो सारे क्या हैं? मेटल हैं। और वो क्या फॉर्म करेंगे? क्रिस्टल फॉर्म, आयनिक कंपाउंड है। आई होप कि ये अभी में ही पक्की चीज़। यम साउंड करेंगे तो मेटल होंगे, मेटल होंगे तो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो आयनिक कंपाउंड होंगे। अगर वो एलिमेंट यम साउंड नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और मॉलिक्यूल यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेट करेगा। तो उनकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल जो शो हो रही है वो हो रही है पोटेशियम और आयोडीन, यानी कि के और आई। पोटेशियम यानी कि इट साउंड लाइक यम, तो वो मेटल से कनेक्ट करेगा, और मेटल्स यानी कि क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, और क्रिस्टल यानी कि आयनिक कंपाउंड है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि ये किस कंपाउंड से रिलेट करता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो हमें पता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन यम साउंड नहीं कर रहा, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो कहीं भी यम साउंड नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल होगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड होगा। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका निकालेंगे और फार्मूला मास किसका निकालेंगे। तो जो यम साउंड करेंगे उनका हम फार्मूला मास निकालेंगे और जो यम साउंड नहीं करेंगे उनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो यम साउंड करेंगे उनका फार्मूला मास निकलेगा, जो यम साउंड नहीं करेंगे उनका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी हम टॉपिक पे आ चुके हैं और हमने थर्ड डेफिनेशन तक समझ ली है। चलते हैं और देखते हैं फोर्थ डेफिनेशन क्या है। फोर्थ डेफिनेशन में आ जाता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस is expressed in grams is called molar mass। यानी कि क्या मतलब कि कोई भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस जस्ट एक्सप्रेस इन ग्राम्स, तो उसका नाम हो जाता है मोलर मास। क्या मतलब? अभी तक जो हम चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे थे उनका यूनिट था AMU। अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट था AMU और एटॉमिक मास का भी यूनिट था AMU। लेकिन अगर कोई एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास जस्ट रिटन इन ग्राम्स, वो हमारे पास क्या होगा? मोलर मास। क्या मतलब? एग्जाम्पल देखते हैं। मोलर मास ऑफ Na इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सोडियम का 23 था, तो वो हम ले रहे थे AMU में। हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या किया था? यूनिट AMU। और अब हम मोलर मास निकालेंगे तो उसका यूनिट लिखेंगे हम GM यानी कि ग्राम्स। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम यानी कि वो उसका मोलर मास हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ NaCl इज़ 58.5 ग्राम्स। अगर हम 58.5 को AMU में लिखेंगे तो वो फार्मूला मास हो जाएगा और अगर हम GM में लिखेंगे तो वो उसका मोलर मास हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है देखते हैं। द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करे किसी भी कंपाउंड के, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट यूज़ हुआ है उसके अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यूज़ हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखते हैं इसकी एग्जाम्पल ताकि हमें क्लियर हो जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H12O6। ये हम सबको पता है। तो देखते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला ने क्या चेंज किया है, क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? कार्बन है, C। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। C6 व्हाट इट शोज कार्बन के 6 एलिमेंट्स हैं और वो किस तरह से, वो मैंने आपको बताया था कि 6 एटम्स के पेयर्ड अप हुए हुए हैं वो 6 एटम्स कार्बन के ग्लूकोज में। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ 12 लिखा हुआ है, तो क्या मतलब? हाइड्रोजन के 12 एलिमेंट्स जो हैं कार्बन के 6 एलिमेंट्स जो हैं वो पेयर्ड अप हुए हुए हैं। इट शोज कार्बन के 6 एलिमेंट इस तरह से पेयर्ड अप हुए हुए हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, H12 यानी कि क्या शो कर रहा है कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो इस तरह से 12 एक साथ पेयर्ड अप हुए हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन O6 यानी कि ऑक्सीजन के भी सेम कार्बन की तरह से 6 एटम्स इस तरह से पेयर्ड अप हुए हुए हैं। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला।
मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के हमें पता लग जाता है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम यूज़ हुए हैं इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का सेकंड नेम होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन बता रही है अ फार्मूला विच अलाउ टू शो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। क्या मतलब, ये तो बिल्कुल सुनी सुनी सी डेफिनेशन लग रही है। क्या मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन थोड़ी सी सिमिलर है। इन व्हाट सेंस कि एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेटिव का जो वर्ड आ रहा है वो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है, ये सेम नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो एग्जैक्टली यहाँ पे शो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर हम इसी ग्लूकोज के फार्मूले को देखें और इसी ग्लूकोज के फार्मूले का एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो वो अलग तरीके से निकलेगा। वो किस तरीके से निकलेगा, हमारे पास जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है वो अभी हमने पढ़ा कि C6H12O6 होता है। ये तो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो वो किस तरह से निकलेगा, वो ये नहीं होगा। वो ये होगा कि रिलेटिव इस कंपाउंड के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट व्हाट इज़ द रेशियो। कि हम एलिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन यूज़ हुआ है, हाइड्रोजन यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। 3 एलिमेंट यूज़ हुए हैं टू मेक अ कंपाउंड। ठीक है, ये हमें यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पता है कि कार्बन के 6 एटम यूज़ हुए हुए हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ठीक है, तो अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, यानी कि हम इसका रेशो निकालते हैं कि किस रेशो से कार्बन, किस रेशो से हाइड्रोजन और किस रेशो से ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। इन तीनों का रेशो निकालेंगे। ठीक है, ऐसा टेबल लेंगे जिससे तीनों को रिड्यूस कर दें एक साथ, तो हमारे पास का रेशो आ जाएगा। रेशो निकालना आई होप सबको आता ही होगा। तो 6 के टेबल से रिड्यूस करते हैं हम। 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। तो हमारे पास जो रेशो आ रहा है क्या आ रहा है, 1 to 1, 1:2:1। तो इसका ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। क्या मतलब, सी हमारे पास क्या आ रहा है 1, H क्या आ रहा है 2, O क्या आ रहा है यानी कि ऑक्सीजन 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, C के साथ भी 1 नहीं लिखेंगे, O के साथ भी 1 नहीं लिखते हम, तो हाइड्रोजन के साथ जस्ट 2 आएगा, CH2O। यही फार्मूला बन रहा है। चलते हैं और देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल में। एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल भी यही शो कर रही है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ CH2O। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलते हैं और अगली डेफिनेशन देखते हैं। ये हमारे पास आ जाता है मोल, MOLE मोल। मोल बेसिकली क्या है, मोल बेसिकली केमिस्ट्री समझाने वालों को और पढ़ाने वालों को पता होगी। हर चीज़ को नापने का एक यूनिट है। हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर को नोट करते हैं तो वो सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट में नोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वेट की बात करें तो केजी हो गया, ग्राम्स हो गया, माइक्रोग्राम्स हो गया, मिलीग्राम्स हो गया, वेट का यूनिट है। ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए हम लीटर्स या मिलीलीटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम मोल को भी इसी तरह से यूज़ करते हैं। मोल बेसिकली क्या है, मोल इज़ द यूनिट टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें ये पता करना हो कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में, या कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है किसी भी सब्सटेंस में, हम किस में नोट करते हैं, मोल में। अगर कोई बात करे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने मोल यूज़ हुए हैं, 2। जैसे हमें पता लग जाता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर, हमें फ़ौरन पता लग जाता है। इसी तरह से मोल इज़ अ यूनिट से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो यूनिट है वो है MOL मोल, उसको भी हम सेम प्रोनाउंस करते हैं मोल। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को मोल में नाप सकते हैं, ऑक्सीजन को मोल में नाप सकते हैं, हाइड्रोजन को मोल में नाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हुई है। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।